दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक आउट 2 नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों ब्लैक आउट एक फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर हमें एक तरह से पहले एक मूवी 2022 में देखने को मिली थी जो कि एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी थी। उसी का दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अमेरिकी एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सैम मैक्रोनी ने किया है और इसमें जोश डुहमल, एबी कॉर्निश, निक नोल्टे और उमर चैप्रो ने अभिनय किया है। 1, 2, 3 सार एक अंडरकवर डीईए एजेंट मैक्सिकन मानसिक संस्थान में भूलने की बीमारी के साथ जागता है, जबकि कई ड्रग कार्टेल उसकी तलाश कर रहे हैं। उसे धीरे धीरे अपनी पहचान याद आती है, हालांकि वह कुछ पहलुओं के बारे में संशय में है। गालना जोश डुहामेल कैन के रूप में 1, एबी कॉर्निश अन्ना के रूप में 1, निक नोल्टे डीईए एजेंट एथन मैककॉय के रूप में 1, उमर चपरारो 4, बारबरा डे रेगिल 4, जोस सेफामी 4, हर्नान डेल रिगो 4। उत्पादन एबी कॉर्निश, जन्म 7 अगस्त 1982, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री है। फिल्म में कॉर्निश को सोमरसॉल्ट 2004 में हेदी, ब्राइट स्टार 2009 में फैनी ब्रॉने, सकर पंच 2011 में स्वीट पी, लिमिटलेस 2011 में लिंडी, रोबोकॉप 2014 में क्लारा मर्फी और जियोस्टॉर्म 2017 में सारा के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने लेखक निर्देशक मार्टिन मैकडोनाग के साथ 7 साइकोपैथ्स 2012 और 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी 2017 में काम किया। बाद के लिए कॉर्निश ने कलाकारों के हिस्से के रूप में अपना पहला स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। 2018 में उन्होंने जॉन क्रॉसिंस्की के साथ अमेजन वीडियो सीरीज जैक रयान के पहले सीजन में कैथी म्यूएलर को चित्रित। प्रारंभिक जीवन एबी कॉर्निश का जन्म 7 अगस्त 1982 को लोचिनवर, न्यू साउथ वेल्स में हुआ था। वे शेली और बैरी कॉर्निश के 5 बच्चों में से दूसरे हैं। 2 उनकी बहन इसाबेल कॉर्निश भी एक अभिनेत्री है। न्यूकैसल जाने से पहले वे 70 हेक्टेयर 170 एकड़ के खेत में पली बड़ी थीं। 3 किशोरावस्था में कॉर्निश स्वतंत्र और विदेशी फिल्मों से मोहित हो गई थीं। 4 अभिनय कैरियर 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कॉर्निश ने डॉली मैगजीन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के बाद 13 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 5 1999 में कॉर्निश को ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टेलीविजन शो वाइल्ड साइड में उनकी भूमिका के लिए ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान युवा अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और उन्हें फीचर फिल्म द मंकीज मास्क में उनकी पहली भूमिका की पेशकश की गई। 2001 से 2003 तक कॉर्निश ने लाइफ सपोर्ट में पेन की भूमिका निभाई, जो एक व्यंग्यपूर्ण, कभी कभी अंधेरे टेलीविजन जीवन शैली शो के सर्वव्यापी लेंस के माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई जीवन को देखने वाला शो था। 2004 में कॉर्निश पुरस्कार विजेता लघु फिल्म एवरीथिंग गोज विद ह्यूगो वीविंग में दिखाई दी। उन्हें सोमरसॉल्ट में उनकी भूमिका के लिए ऑस्ट्रेलियन फिल्म इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल, एफसीसीए और इनसाइड फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 2005 मियामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू प्रदर्शन मिला। कॉर्निश को हीथ लेजर के साथ कैंडी में उनकी भूमिका के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 5 उन्होंने ए गुड ईयर, एलिजाबेथ, द गोल्डन एज और किम्बरली पियर्स स्टॉप लॉस में भी अभिनय किया है। उन्होंने रोमांटिक कवि जॉन कीट्स, ब्राइट स्टार के बारे में जेन कैंपियन की 2009 की फिल्म में फैनी ब्रॉने के रूप में अपने अभिनय के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। अप्रैल 2010 में कॉर्निश को लिमिटलेस में लिया गया। कॉर्निश ने जैक स्नाइडर की फिल्म सकर पंच का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने मुख्य पात्रों में से एक की भूमिका निभाई थी। 9 कॉर्निश ने एडवर्ड 8 और वालिस सिम्पसन के बारे में मैडोना की फिल्म वी में वैली की भूमिका निभाई। 4 2012 में उन्होंने स्वतंत्र फिल्म द गर्ल में एमिली ब्लंट की जगह ली,
जिसका प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ, और क्राइम कॉमेडी सेवन साइकोपैथ्स में वुडी हैरेल्सन और कॉलिन फेरेल के साथ अभिनय किया। कॉर्निश ने 2014 के रोबोकॉप रीबूट में क्लारा मर्फी के रूप में सह-अभिनय किया, जो नायक एलेक्स मर्फी, जोएल किन्नान, की पत्नी थी। 2015 में उन्होंने अफोंसो पोयार्ट द्वारा निर्देशित रहस्य थ्रिलर फिल्म सोलेस में एजेंट कैथरीन काउल्स की भूमिका निभाई, जिसमें एंथनी हॉपकिंस, कॉलिन फेरेल और जेफरी डीन मॉर्गन ने केंद्रीय भूमिकाएं निभाईं। 10/11/2016 में उन्होंने ल्यूक विल्सन के साथ द गर्ल हू इन्वेंटेड किसिंग फिल्म में काम किया। 12/13/2017 में उन्होंने डीन डेवलिन द्वारा निर्देशित, सहलिखित और सहनिर्मित विज्ञान कथा आपदा फिल्म जियोस्टॉर्म में एजेंट सारा विल्सन की भूमिका निभाई, जिसमें जेरार्ड बटलर, जिम स्टरगेस, एड हैरिस और एंडी गार्सिया ने भी अभिनय किया। 2018 में उन्होंने जॉन क्रॉसिंस्की के साथ कैथी म्यूएलर के रूप में टॉम क्लैंसी की जैक रयान में अभिनय किया। 14/2019 में उन्होंने केटी मैकग्राथ और जॉर्जिना हैग के साथ ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन मिनी सीरीज सीक्रेट ब्राइडसमेड्स बिजनेस में अभिनय किया। 15/2021 में उन्होंने निर्देशक किर्क हैरिस के लिए टिम रोजन, पैट्रिक मुल्डून और विलियम बाल्डविन के साथ डकोटा में अभिनय किया। 16 संगीत व्यवसाय। कॉर्निश एक रैपर, गायिका और गीतकार है। वह 2000 से एमसी डस्क नाम से रैप कर रही है और 18 से 22 साल की उम्र तक ऑस्ट्रेलियाई हिप हॉप ग्रुप ब्लेड्स का हिस्सा थीं। 2015 में कॉर्निश ने अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर अमेरिकी रैपर नेस का समर्थन किया। 17 उसी वर्ष उन्होंने साउंडक्लाउड पर 2 नए ट्रैक जारी किए, जेम टायरेल की विशेषता वाला इवॉल्व और वे बैक होम, जिसे हिलटॉप हुड्स के सुफा ने निर्मित किया था। 18 गाने 2020 में फिर से रिलीज किए गए और उनका पहला ईपी की ऑफ द सन 2021 में रिलीज हुआ। डिस्कोग्राफी। इवॉल्व एकल 2020, वे बैक होम एकल 2020, एमवीपी एकल 2020, जॉम्बीज एकल 2020, सूर्य की कुंजी ईपी 2021, मैं तुम्हारे लिए वहां रहूंगा एकल 2021, सक्रियतावाद। वह क्रूरतामुक्त भोजन के लिए प्रतिबद्ध है। 19 और 2006 में ऑस्ट्रेलियाई पशु अधिकार समूह वॉयसलेस पशु संरक्षण संस्थान के लिए एक राजदूत बनी और 2012 में एक राष्ट्रीय विज्ञापन अभियान का हिस्सा थीं। 20 व्यक्तिगत जीवन। कॉर्निश ने 2006 में अभिनेता रयान फिलिप को डेट किया। अभिनेत्री रीज विदरस्पून से अलग होने के कुछ समय बाद 2010 में वे अलग हो गए। 21 2019 में उन्होंने मिश्रित मार्शल कलाकार एडेल अल्तामिमी से अपनी सगाई की घोषणा की। 22 मार्च 2018 में यह घोषणा की गई थी कि डुहमल स्वतंत्र पारिवारिक कॉमेडी थिंक लाइक ए डॉग में मेगन फॉक्स के साथ अभिनय करेंगे। 19-20 उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म लव साइमन में अभिनय किया। 11 फरवरी 2019 को यह घोषणा की गई कि डुहमल को नेटफ्लिक्स सुपरहीरो सीरीज जुपिटर लिगेसी में शेल्डन सैम्पसन के रूप में लिया गया था। 22 इस सीरीज का प्रीमियर 7 मई 2021 को हुआ और 1 महीने से भी कम समय बाद इसे रद्द कर दिया गया। 23 फरवरी 2021 में यह घोषणा की गई कि डुहमल आगामी फिल्म शॉटगन वेडिंग में जेनिफर लोपेज के साथ सहकलाकार होंगे, जो आर्मी हैमर की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी में यौन रूप से स्पष्ट सोशल मीडिया गतिविधि से संबंधित विवाद के बाद इस परियोजना को छोड़ दिया था। 24 अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि डुहमल एनबीसी पर द थिंग अबाउट पाम लिमिटेड सीरीज में रेनी जेलवेगर के साथ शामिल हुए। उन्हें इस शो में एक बचाव पक्ष के वकील जोएल श्वार्ट्ज की भूमिका निभानी थी, जो एक वास्तविक जीवन की अपराध कहानी पर आधारित थी। 25 2022 की शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि डुहमल को द माइटी डक्स गेम चेंजर्स के दूसरे सीजन के लिए
एक सीरीज के नियमित कलाकार के रूप में चुना गया था, जिसमें पूर्व एनएचएल खिलाड़ी से कोच बने कॉलिन कोल की भूमिका थी, जो हॉकी संस्थान चलाते हैं। 23 सितंबर 2022 को डुहामेल की फिल्म बैंडिट, जो कि द फ्लाइंग बैंडिट के बारे में सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास और सच्ची कहानी पर आधारित है, सिनेमाघरों और ऑन डिमांड में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे डुहामेल के लिए करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा गया। 27 अन्य उद्यम 2005 में वह मिनोट, नॉर्थ डकोटा में एक रेस्तरां 10 नॉर्थ मेन के सहमालिक बन गए। 28-29 डुहामेल नॉर्थ डकोटा पर्यटन के प्रवक्ता है और पिछले एक दशक में राज्य के प्रचार वीडियो में दिखाई दिए हैं। 30-2022 में डुहामेल को अगले 2 वर्षों के लिए राज्य के पर्यटन अभियान का चेहरा बनने के लिए $75,000 का भुगतान किया गया था। 31 व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते और परिवार। डुहेमल ने गायिका स्टेसी एन फर्ग्यूसन से मुलाकात की और उनके साथ डेटिंग शुरू की, जिन्हें उनके स्टेज नाम फ्रगी से बेहतर जाना जाता है। सितंबर 2004 में जब फर्ग्यूसन डुहेमल के शो लास वेगास में अपने तत्कालीन बैंड द ब्लैक आइड पीज के साथ दिखाई दी। 32 इस जोड़े ने 10 जनवरी 2009 को कैलिफोर्निया के मालिबू में चर्च एस्टेट वाइनयार्ड्स में एक कैथोलिक समारोह में विवाह किया। 33-34 उनका एक बेटा अगस्त 2013 में पैदा हुआ। 35 14 सितंबर 2017 को जोड़े ने घोषणा की कि वे वर्ष की शुरुआत में अलग हो गए थे। 36 1 जून 2019 को जोड़े ने 2 साल के अलगाव के बाद तलाक के लिए अर्जी दी। 37 नवंबर 2019 के अंत तक उनके तलाक को अंतिम रूप दे दिया गया। 38 2018 के अंत में डुहामेल ने पूर्व मिस वर्ल्ड अमेरिका ऑड्रा मैरी को डेट करना शुरू किया। 39-40 8 जनवरी 2022 को डुहामेल ने मैरी से अपनी सगाई की घोषणा की। 41-42 उन्होंने 10 सितंबर 2022 को शादी की। 43 सितंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि युगल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 44 उनके बेटे का जन्म जनवरी 2024 में हुआ था। 45 2023 के एक साक्षात्कार में डुहामेल ने कहा, यही कारण है कि ऑड्रा मेरे लिए बहुत अच्छी है। हम दोनों कट्टर नॉर्थ डकोटन है। हम दोनों को झील का जीवन पसंद है। 46 रुचियां और राजनीति। डुहामेल एक कैथोलिक है और नियमित रूप से चर्च जाते हैं। 47 28 जून 2023 को डुहामेल ने 2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव में नॉर्थ डकोटा के मौजूदा गवर्नर डग बर्गम के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। 48 इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं आमतौर पर राजनीति में शामिल नहीं होता, लेकिन गवर्नर बर्गम पिछले कुछ वर्षों में मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं और मैं उनसे बेहतर किसी और को अपना राष्ट्रपति नहीं मान सकता। निवास स्थान डुहामेल मिनेसोटा में 2 केबिन के मालिक है। 49 अक्टूबर 2023 में ग्राहम बेंसिंगर के साथ इन डेप्थ पर एक साक्षात्कार में डुहामेल ने कहा, और मैं जितना बड़ा होता गया उतना ही मैं यहाँ नॉर्थ डकोटा वापस आना चाहता था। 50 उन्होंने अपने झील के घर को एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित किया जहाँ वह वापस वही बन सकते हैं जो मैं वास्तव में हूँ। 46 मीडिया में 2012 में डुहामेल को स्कैंडिनेवियाई अमेरिकन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो नॉर्स्क होस्टफेस्ट का एक प्रमुख कार्यक्रम था। 51 19 मई 2022 को मिनोट स्टेट यूनिवर्सिटी ने उनके सम्मान में अपने समर थिएटर स्टेज का नाम जोश डुहामेल स्टेज रखा। 52 फिल्मोग्राफी जोशुआ डेविड डुहामेल बटा डीएमएल बटा डीमेल, जन्म 14 नवंबर 1972, एक अमेरिकी अभिनेता है। विभिन्न मॉडलिंग कार्यों के बाद उन्होंने एबीसी डेटाइम सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में लियो डुप्रेस के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की और बाद में एनबीसी के लास वेगास में डैनी मैककॉय के रूप में अभिनय किया।
डुहेमल ने फिल्मों में भी काम किया है, जो 4 ट्रांसफॉर्मर फिल्मों में मुख्य नायक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबसे हाल ही में 5वीं प्रविष्टि ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट 2017 में, वह व्हेन इन रोम 2010, लाइफ एज वी नो इट 2010, न्यू ईयर ईव 2011, सेफ हेवन 2013 और यू आर नॉट यू 2014 में भी दिखाई दिए हैं। 2015 में डुहेमल ने अल्पकालिक सीबीएस अपराध नाटक बैटल क्रीक में सहाभिनय किया। उन्होंने कई वीडियो गेम में भी अभिनय किया है, विशेष रूप से कॉल ऑफ ड्यूटी WWII 2017। 2018 में वह आने वाली उम्र की फिल्म लव, साइमन में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन डुहामेल का जन्म मिनोट, नॉर्थ डकोटा में हुआ था। उनकी मां बोनी एल बचमियर केम्पर एक सेवानिवृत्त शिक्षिका और स्थानीय व्यवसायी है और उनके पिता लैरी डुहामेल एक विज्ञापन विक्रेता है। 1. डुहामेल का परिवार कैथोलिक है। 2. उनके माता-पिता का उनकी युवावस्था के दौरान तलाक हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मां और सौतेले पिता जॉर्ज केम्पर ने किया। उनकी एक छोटी बहन और 2 छोटी सौतेली बहनें हैं। 3. 1991 में मिनोट हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद 4. डुहेमल ने मिनोट स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम के लिए बैकअप क्वार्टरबैक खेला। 5. उन्होंने डेंटल स्कूल में जाने की योजना बनाई। 6. लेकिन अपनी स्नातक की डिग्री से डेर क्रेडिट कम होने पर पढ़ाई छोड़ दी। 7. बाद में उन्होंने अपने क्रेडिट पूरे किए और 2005 में अपनी डिग्री प्राप्त की। 8. 9. आजीविका डुहामेल ने कहा है, कॉलेज के बाद मैं अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ उत्तरी कैलिफोर्निया चला गया और कई अजीबोगरीब काम किए। उन्होंने 1997 में इंटरनेशनल मॉडलिंग एंड टैलेंट एसोसिएशन IMTA प्रतियोगिता में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष मॉडल का खिताब जीता। 10. उपविजेता अभिनेता एश्टन कुचर थे। 11. डुहामेल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1999 में डोना समर के आई विल गो विद यू, कॉन्ते पार्टिरो और क्रिस्टीना एग्विलेरा के जिनी इन ए बॉटल के संगीत वीडियो में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में की थी। 5. जोश ने स्कॉट सेडिटा एक्टिंग स्टूडियो से प्रशिक्षण लिया। उस वर्ष के अंत में उन्होंने ABC सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में लियो डू प्रेस की भूमिका जीती। शो में उनके काम, विशेष रूप से ग्रीनली स्माइथ, अभिनेत्री रेबेका बुडिक द्वारा चित्रित, के साथ उनके चरित्र की जोड़ी ने आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। 12. 13. 2000 में उन्होंने ग्रेग गोरमन की एज आई सी इट फोटोग्राफी पुस्तक के लिए पूरी तरह से नग्न पोज दिया। 2003 में उन्हें 2002 में अमेरिका के पसंदीदा युगल के लिए विशेष प्रशंसक पुरस्कार के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला, जिसे बुडिक के साथ साझा किया गया, और लियो डू प्रेस के चित्रण के लिए उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार मिला। 14. डुहामेल ने अन्य अभिनय अवसरों का पीछा करने के लिए 2002 में ऑल माई चिल्ड्रन छोड़ दिया। 2003 में डुहामेल ने NBC शो लास वेगास में प्राइम टाइम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने मोंटेसिटो कैसीनो, डैनी मैककॉय के सुरक्षा प्रमुख की भूमिका निभाई। चौथे सीजन के अंत में कैन के सीरीज से चले जाने के बाद उनके किरदार ने कैसीनो के प्रमुख के रूप में जेम्स कान की जगह ली। श्रृंखला 2008 में समाप्त हुई। डुहामेल ने 2004 में विन ए डेट विद टेड हैमिल्टन से बड़े पर्दे पर अभिनय की शुरुआत की, फिर थ्रिलर टूरिस्टास 2006 में अभिनय किया। लास वेगास के एक एपिसोड को देखने के बाद, जिसमें डुहामेल का किरदार इराक में युद्ध से लौटा था, स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें 2007 की गर्मियों की ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 10, एक फिल्म जिसके लिए स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता थे, में कैप्टन विलियम लेनॉक्स की भूमिका के लिए चुना। डुहामेल ने 3 सीक्वल में भूमिका दोहराई। ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन जून 2009 में रिलीज हुई। 15. ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून जून 2011 में रिलीज हुई और ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट जून 2017 में रिलीज हुई। डुहामेल 2000
9 इंडियानापोलिस 500 के लिए आधिकारिक पेस कार चालक थे, जिन्होंने 2010 शेवरले कैमेरो पेस कार चलाई थी। 16 2010 में उन्होंने निक बीमन के रूप में फिल्म व्हेन इन रोम में मुख्य भूमिका निभाई। 2014 में डुहामेल ने मार्मिक ड्रामा यू आर नॉट यू 2014 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने केट हिलेरी स्वैंक के पति की भूमिका निभाई, जिसे अपक्षयी बीमारी ALS है। 23 मार्च 2013 को डुहामेल ने 2013 किड्स चॉइस अवार्ड्स की मेजबानी की, जिसका लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया से सीधा प्रसारण किया गया। 17 उन्होंने और सेफ हेवन की उनकी सहकलाकार जूलियन होफ ने ड्रू कैरी के साथ द प्राइस इज राइट पर वीडियो के माध्यम से सेफ हेवन थीम वाला शोकेस प्रदर्शन किया। 2016 में उन्होंने हुलू साइंस फिक्शन थ्रिलर मिनी सीरीज 11.22.63 में फ्रैंक डनिंग के रूप में अभिनय किया। 2018 में उन्हें टैको बेल के विज्ञापन में मैक्सिकन मसालेदार फ्राइज के साथ नाचो चीज सॉस का विज्ञापन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसे वेब ऑफ फ्राइज कहा जाता था। 2005 में द इंडिपेंडेंट ने बताया कि नोल्टे ने अपने वयस्क जीवन के अधिकांश समय मादक द्रव्यों के सेवन से संघर्ष किया था और कम उम्र में ही शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। लगभग 10 वर्षों तक शांत रहने के बाद उन्होंने 1990 के दशक के अंत में फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। 2002 में अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने फिर से शराब पीना बंद कर दिया। 2018 में उन्होंने द सैटरडे इवनिंग पोस्ट को बताया कि उन्हें ड्रग की समस्या नहीं थी और वे सालों से प्रिस्क्रिप्शन के अलावा अपेक्षाकृत स्वच्छ रहे हैं। 63 फिल्मोग्राफी पतली परत चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। नोल्टे ने द डीप 1977, 12 हु विल स्टॉप द रेन 1978, 13 और नॉर्थ डलास 40 1979 में अभिनय किया, जो पीटर जेंट के उपन्यास पर आधारित है। 14 1982 में उन्होंने एडी मर्फी के साथ 48 आवर्स में 15 और डेब्रा विंगर के साथ कैनरी रो में अभिनय किया। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने अंडर फायर 1983, 16 टीचर्स 1984, डाउन एंड आउट इन बेवर्ली हिल्स 1986, 17 एक्सट्रीम प्रेजुडिस 1987, 18 और न्यूयॉर्क स्टोरीज 1989 में भी अभिनय किया। 19 नोल्टे ने कैथरीन हेपबर्न के साथ ग्रेस क्विगली 1985 में उनकी आखिरी प्रमुख फिल्म भूमिका में अभिनय किया। 1990 21 1991 में नोल्टे ने द प्रिंस ऑफ टाइड्स में अभिनय किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 22 बाद में उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और जेसिका लैंग के साथ मार्टिन स्कॉर्सेसे की केप फियर के रीमेक में अभिनय किया। 23 नोल्टे ने लोरेंजोज ऑयल 1992, 24 जेफरसन इन पेरिस 1995, 25 मुल्होलैंड फॉल्स 1996, 26 और आफ्टर अ ग्लो 1997 में भी अभिनय किया। 27 नोल्टे ने जूलिया रॉबर्ट्स के साथ आई लव ट्रबल 1994 में सहअभिनय किया। इसकी रिलीज के बाद लॉस एंजल्स टाइम्स ने बताया कि दोनों के बीच अच्छी नहीं बनती थी और सेट पर कई बार झगड़े हुए थे। 29 नोल्टे ने सीन पेन के साथ 3 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें टेरेंस मालिक भी शामिल है, युद्ध महाकाव्य द थिन रेड लाइन, 30 यू टर्न, 31 और गैंगस्टर स्क्वाड। 32 1992 में नोल्टे को पीपल पत्रिका द्वारा सेक्सिएस्ट मैन अलाइव का नाम दिया गया था। जब उनसे चयन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या आपको यकीन है कि आपने कोई गलती नहीं की है? मेरी व्यक्तिगत पसंद वाल्टर क्रोनकाइट है। 33 नोल्टे 2003 में नोल्टे ने 2000 के दशक में काम करना जारी रखा, क्लीन और होटल रवांडा में छोटे हिस्से किए, दोनों प्रदर्शनों को सकारात्मक समीक्षा मिली। 34-35 उन्होंने 2006 के ड्रामा पीसफुल वॉरियर 36 और 2008 की कॉमेडी ट्रॉपिक थंडर में सहायक भूमिकाएं भी निभाईं। 37 2011 में
नोल्टे ने वॉरियर में शराबी पैडी कॉनलन की भूमिका निभाई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2011 की शुरुआत में नोल्टे ने HBO श्रृंखला लक में डस्टिन हॉफमैन के साथ अभिनय किया। हालांकि दूसरे सीजन के उत्पादन की शुरुआत में HBO ने फिल्मांकन के दौरान 3 घोड़ों की मौत के बाद श्रृंखला को समाप्त कर दिया। 3 सितंबर 2015 में नोल्टे ने बायोपिक कॉमेडी ड्रामा ए वॉक इन द वुड्स 40 और रिवेंज थ्रिलर रिटर्न टू सेंडर में अभिनय किया। 2016 से 2017 तक नोल्टे ने एपिक्स पर ग्रेव्स में अभिनय किया, जो एक अस्थिर, शराब पीने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में है, जो 25 वर्षों से सेवानिवृत्त है और जिसके पास बहुत ही सार्वजनिक और अप्रत्याशित तरीकों से अपने पिछले प्रशासन की गलतियों को सही करने का राजनीतिक बोध है। 42 नोल्टे के लिए अभिनय एक करियर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो उन्हें करने की जरूरत है। वे कहते हैं, इस अर्थ में जरूरत है कि मुझे ऐसा कुछ भी जटिल और दिलचस्प नहीं मिल सकता है, लेकिन मुझे इसे एक कहानी में चाहिए और मैं वास्तविकता नहीं करना चाहता क्योंकि वास्तविकता कभी भी सहज नहीं होती। वह एक भूमिका में गायब होना पसंद करते हैं। अगर कहानी उस जगह तक पहुंचती है जहां महान अभिनेता है, महान अभिनेता गायब हो जाता है और कहानी नंबर 1 बन जाती है, तो यह उतना ही वास्तविक है जितना हो सकता है। 43 नोल्टे 2019 में डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन में आवर्ती चरित्र क्विल के रूप में दिखाई दिए। 44 व्यक्तिगत जीवन नोल्टे ने 2016 में क्लाइटी लेन से शादी की। 45 उन्होंने पहले शीला पेज, शेरिन हद्दाद और रेबेका लिंगर से शादी की थी। 46 नोल्टे और लिंगर का एक बेटा है, ब्रॉली बी 1986, जो एक अभिनेता है जिसने भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री नवी रावत से शादी की है। 47 नोल्टे और लेन की एक बेटी है, सोफिया बी 2007। सोफिया ने हेड फुल ऑफ हनी में उनकी पोती की भूमिका निभाई थी। 49 नोल्टे और लिंगर की 1983 में एक बेटी भी हुई, जो मृत पैदा हुई थी। 46 नोल्टे करेन एकलंड के साथ रहते थे, जिन्होंने बाद में उन पर पैलिमनी का मुकदमा दायर किया था। 50 उन्होंने डेब्रा विंगर और विकी लुइस को भी डेट किया है। 51 कानूनी परेशानियां और मादक द्रव्यों का सेवन नोल्टे को उनकी बुरे लड़के की प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। 53 46 1961 में उन्हें नकली ड्राफ्ट कार्ड दस्तावेज बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया और 45 साल की जेल की सजा और $75,000 का जुर्माना लगाया गया, लेकिन सजा को निलंबित कर दिया गया। 56 हालांकि गुंडागर्दी के कारण उन्हें सैन्य सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने वियतनाम युद्ध में सेवा करने के लिए बाध्य महसूस किया था और कहते हैं कि वियतनाम न जाने के कारण उन्हें एक युवा के रूप में अधूरापन महसूस हुआ। 57 11 सितंबर 2002 को नोल्टे को कैलिफोर्निया के मालिबू में शराब पीकर गाड़ी चलाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। बाद में किए गए परीक्षणों से पता चला कि वह GHB के प्रभाव में था। नोल्टे ने जवाब दिया कि वह 4 साल से इसे ले रहा है और मेरे साथ कभी बलात्कार नहीं हुआ। 58 3 दिन बाद उसने काउंसलिंग के लिए कनेक्टिकट के सिल्वर हिल अस्पताल में खुद को भर्ती कराया। 59 12 दिसंबर 2002 को उसने नशे में गाड़ी चलाने के आरोपों में कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसे 3 साल की परिवीक्षा दी गई, जिसमें यादृच्छिक परीक्षण के साथ शराब और नशीली दवाओं के परामर्श से गुजरने के आदेश दिए गए। 61 निकोलस किंग नोल्टे NOLTI जन्म 8 फरवरी 1941, एक अमेरिकी अभिनेता है। नाटक और रोमांस दोनों में प्रमुख भूमिका के लिए प्रसिद्ध, उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के साथ साथ 3 अकादमी पुरस्कारों और प्राइमटाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। नोल्टे पहली बार ABC मिनीसीरीज रिच मैन, पुअर मैन
1976 में अपनी भूमिका के लिए प्रमुखता में आए, जिसके लिए उन्हें लिमिटेड सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। उन्होंने द प्रिंस ऑफ टाइड्स 1991 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। उन्हें द प्रिंस ऑफ टाइड्स 1991, एफ्लिक्शन 1998 और वॉरियर 2011 के लिए 3 अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में द डीप 1977, हु विल स्टॉप द रेन 1978, नॉर्थ डलास 40 1979, 48 आवर्स 1982, कैनरी रो 1982, अंडर फायर 1983, टीचर्स 1984, डाउन एंड आउट इन बेवर्ली हिल्स 1986, अंदर 48 आवर्स शामिल है। 1990, केप फियर 1991, लोरेंजो ऑयल 1992, जेफरसन इन पेरिस 1995, द थिन रेड लाइन 1998, द गुड थीफ 2002, हल्क 2003, होटल रवांडा 2004, ओवर द हेज 2006, द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स 2008, ट्रॉपिक थंडर 2008, कैट्स एंड डॉग्स, द रिवेंज ऑफ किट्टी गेलोर 2010, द कंपनी यू कीप 2012, गैंगस्टर स्क्वाड 2013, ए वॉक इन द वुड्स 2015, हेड फुल ऑफ हनी 2018 और एंजेल हैज फॉलन 2019। उनके टेलीविजन क्रेडिट में एचबीओ सीरीज लक 2011 से 2012, फॉक्स मिनिस्ट्रीज ग्रेस पॉइंट 2014, डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन 2019 और पीकॉक क्राइम ड्रामा पोकर फेस 2023 शामिल है। 2016 से 2017 तक नोल्टे ने एपिक सीरीज ग्रेव्स में राष्ट्रपति रिचर्ड ग्रेव्स की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। नोल्टे का जन्म 8 फरवरी 1941 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। उनके पिता फ्रैंकलिन आर्थर नोल्टे 1904 से 1978 एक किसान के बेटे थे जो घर से भाग गए थे, लगभग हाई स्कूल से बाहर हो गए थे और आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी 1929 से 31 में फुटबॉल में 3 बार पत्र विजेता थे। एक उनकी माँ हेलेन नी किंग 1914 से 2000 एक डिपार्टमेंटल स्टोर खरीदार थीं, फिर एक एंटीक डीलर बन गईं, एक एंटीक शॉप की सहमालिक थीं। उनके पिता जर्मन वंश के थे। 2 नोल्टे के नाना मैथ्यू लिएंडर किंग ने खोखले टाइल साइलो का आविष्कार किया था और शुरुआती विमानन में शामिल थे। उनकी नानी ने आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चलाया। नोल्टे ने आयोवा के वाटरलू में किंग्सले एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। 5 उन्होंने ओमाहा के वेस्टसाइड हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे फुटबॉल टीम में किकर थे। उन्होंने बेंसन हाई स्कूल में भी पढ़ाई की, लेकिन अभ्यास से पहले बियर छिपाने और अभ्यास सत्र के दौरान इसे पीते पकड़े जाने के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। 6 1959 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया में पासाडेना सिटी कॉलेज, टेम्पे में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी फुटबॉल छात्रवृत्ति पर, थैचर में ईस्टर्न एरिजोना कॉलेज और फीनिक्स में फीनिक्स कॉलेज में पढ़ाई की। ईस्टर्न एरिजोना में उन्होंने फुटबॉल में टाइट एंड और डिफेंसिव एंड के रूप में, बास्केटबॉल में फॉरवर्ड के रूप में और बेसबॉल टीम में कैचर के रूप में पत्र लिखा। 7 लॉस एंजिल्स में पासाडेना प्लेहाउस और स्टेला एडलर अकादमी में काम करने के बाद नोल्टे ने कई साल देश की यात्रा की और क्षेत्रीय थिएटर में काम किया, जिसमें 3 साल तक मिनेसोटा में ओल्ड लॉग थिएटर भी शामिल था। 8 आजीविका। मॉडलिंग। नोल्टे 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में एक मॉडल थे। 1972 में एक राष्ट्रीय पत्रिका के विज्ञापन में वे क्लेरोल के समर ब्लोंड हेयर लाइटनर के लिए जीन्स और एक खुली जीन्स शर्ट में दिखाई दिए, जो एक गोरी एनी पॉवर्स के बगल में एक लॉग पर बैठे थे। 9 और वे पैकेजिंग पर दिखाई दिए। अभिनय। रिच मैन, पुअर मैन
1976 में टॉम जोर्डाचे के रूप में नोल्टे ने पहली बार इरविन शॉ के 1970 के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित टेलीविजन मिनी सीरीज रिच मैन पुअर मैन में अभिनय किया। 10 बाद में वे 40 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए, जिसमें उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए। किरदारों की विविधता, ट्रेडमार्क एथलेटिसिज्म और कर्कश आवाज उनके करियर की पहचान है। 1973 में उन्होंने ग्रिफ एपिसोड हु फ्रेम्ड बिली द किड में बिली रैंडोल्फ की भूमिका में अतिथि भूमिका निभाई, जो हत्या के आरोपी एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। नोल्टे ने 1974 और 1975 में टेलीविजन सीरीज बार्नबी जोन्स में 2 अतिथि भूमिकाएं भी निभाईं। उन्होंने एंडी ग्रिफिथ के साथ विंटर किल में सहअभिनय किया, जो एक संभावित टेलीविजन सीरीज के पायलट के रूप में बनाई गई एक टेलीविजन फिल्म थी, और एक अन्य, एडम्स ऑफ ईगल लेक 11, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं चुना गया। पैक्विन को 2008 में एचबीओ श्रृंखला ट्रू ब्लड में वेट्रेस सूकी स्टैकहाउस के रूप में लिया गया था। यह टीवी श्रृंखला में उनकी पहली भूमिका थी। यह शो चार्लेन हैरिस के उपन्यासों की द सदर्न वैम्पायर मिस्ट्री श्रृंखला पर आधारित है, जो लुइसियाना के काल्पनिक शहर बॉन टेम्प्स में स्थापित है। श्रृंखला में पैक्विन को पहली बार नग्न दृश्य करते देखा गया था। ट्रू ब्लड में काम करने के दौरान उन्होंने सहकलाकार स्टीफन मोयर के साथ डेटिंग शुरू की और बाद में 2010 में उनसे शादी कर ली। 2009 में पैक्विन ने इरेना सेंडलर की भूमिका निभाई, जो एक पोलिश महिला थी जिसे होलोकॉस्ट की नायिका के रूप में सम्मानित किया गया था। द करेजियस हार्ट ऑफ इरेना सेंडलर, एक सीबीएस टीवी फिल्म। 2010 में पैक्विन की फिल्म द रोमांटिक्स, जोश डुहमल और कैटी होम्स के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी, सितंबर में अमेरिका में चयनित सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उन्होंने 2011 में क्रिस्टन बेल के साथ स्क्रीम 4 में एक कैमियो भूमिका निभाई थी। 34 उन्होंने फिनीस और फर्ब के एक एपिसोड में क्रिस्टिन की आवाज भी निभाई। पैक्विन ने 2014 की फिल्म एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में दुष्ट के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, लेकिन उनके अधिकांश दृश्यों को नाटकीय रिलीज के लिए काट दिया गया था। 35-36 पैक्विन के सभी दृश्यों के साथ फिल्म का एक वैकल्पिक संस्करण 14 जुलाई 2015 को द दुष्ट कट के रूप में जारी किया गया था। 37-38 उन्होंने 2016 की मिनी सीरीज रूट्स में एक कॉन्फेडरेट सैनिक की पत्नी नैन्सी होल्ट की भूमिका भी निभाई। 39 जून 2016 में मानवाधिकार अभियान ने ऑरलैंडो नाइट क्लब शूटिंग के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वीडियो जारी किया। वीडियो में पैक्विन और अन्य ने वहां मारे गए लोगों की कहानियां बताईं। 40-41 बाद में 2017 में पैक्विन ने टेलीविजन सीरीज बेलेव्यू में अभिनय किया, कार्यकारी निर्माता भी रहीं। 42 और टेलीविजन मिनी सीरीज अलियास ग्रेस में नैन्सी मोंटगोमरी के रूप में काम किया। 43 2018 में उन्होंने पति स्टीफन मोयर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द पार्टिंग ग्लास 44 और लॉरी कोलियर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म फ्लो में अभिनय किया। 45 2019 में पैक्विन मार्टिन स्कॉर्सेसे की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक द आयरिशमैन में दिखाई दी। 46 उस वर्ष उन्होंने टेलीविजन सीरीज फ्लैक 47 में रॉबिन के रूप में निर्माण और अभिनय भी किया और टेलीविजन सीरीज द अफेयर में दिखाई दी। 48 2021 में उन्होंने जीवनी ईसाई खेल फिल्म अमेरिकन अंडरडॉग में कर्ट वार्नर की पत्नी को चित्रित किया। 49 2022 में पैक्विन ने पीकॉक के लिए ए फ्रेंड ऑफ द फैमिली में अभिनय किया। 50 पैक्विन ट्रू स्पिरिट में टीगन क्रॉफ्ट और क्लिफ कर्टिस के साथ अभिनय करेंगे। इसे फरवरी 2023 में नेटफ्लिक्स पर प्रसारित किया जाएगा। यह फिल्म जेसिका वॉटसन की यात्रा पर आधारित है, जो एक ऑस्ट्रेलियाई नाविक है जिसने 16 साल की उम्र में अकेले वैश्विक जलयात्रा का प्रयास किया था। व्यक्तिगत जीवन पैक्विन अपने पति और ट्रू ब्लड के सहकलाकार स्टीफन मोयर के साथ 2009 5 अगस्त 2009 को
पैक्विन ने अपने ट्रू ब्लड कोस्टार स्टीफन मोयर से सगाई की घोषणा की। 20, जिनके साथ वह 2007 में सीरीज पायलट के फिल्मांकन के बाद से डेटिंग कर रही थीं। 51, 52, उन्होंने 21 अगस्त 2010 को कैलिफोर्निया के मालिबू में एक निजी निवास पर विवाह किया। 20, 53, 54, पैक्विन ने 12 सितंबर 2012 को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 55, 56, 57, मोयर से उनकी शादी से उनका एक सौतेला बेटा और एक सौतेली बेटी है। 16, यह जोड़ा वेनिस, कैलिफोर्निया में रहता है। 58, और पैक्विन के परिवार को देखने के लिए हर साल न्यूजीलैंड जाता है। 59, 2010 में पैक्विन ट्रू कलर्स फंड के हिस्से के रूप में गिव ए डेम अभियान के लिए एक सार्वजनिक सेवा घोषणा में उभयलिंगी के रूप में सामने आई, जो कि सिंडी लॉपर द्वारा एलजीबीटी समानता के लिए समर्पित एक वकालत समूह है। 60, वीडियो में अन्ना पैक्विन को यह कहते हुए दिखाया गया है, मैं अन्ना पैक्विन हूँ, मैं उभयलिंगी हूँ और मुझे परवाह है। 61, जब वीडियो में उनकी भागीदारी के बारे में पूछा गया तो पैक्विन ने कहा कि उनकी कामुकता एक रेहे से नहीं थी, लेकिन उन्हें कभी भी इस बारे में बोलने का अवसर नहीं मिला था जो उपयोगी होगा। जाहिर है मुझे पता है कि एक व्यक्ति की आवाज़ जरूरी नहीं कि उतना कुछ करे, लेकिन मैं बस अपना काम करना चाहती थी। 62, मई 2012 में यूएस वीकली। 63, 2014 में उन्होंने ट्विटर पर खुद को एक खुशहाल विवाहित उभयलिंगी मां होने पर गर्व के रूप में वर्णित किया। 64, पैक्विन अन्य चैरिटी और फाउंडेशन जैसे कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लॉस एंजल्स, मेक ए विश फाउंडेशन, एल्टन जॉन एड्स फाउंडेशन और द आर्क ऑफ एलिसियम का भी समर्थन करते हैं। 65, फिल्मोग्राफी। एना पैक्विन बटा पीकेडब्ल्यूएन बटा पाक विन, जन्म 24 जुलाई 1982, एक न्यूजीलैंड की अभिनेत्री है। 3, 4, उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत रोमांटिक ड्रामा फिल्म द पियानो 1993 से की, जिसके लिए उन्होंने 11 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का एकेडमी अवार्ड जीता और ऑस्कर के इतिहास में दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता बनी। 5, 6, एक बाल अभिनेत्री के रूप में उन्होंने फ्लाई अवे होम 1996, जेन आयरे 1996, अमिस्टेड 1997, द मेंबर ऑफ द वेडिंग 1997 और ए वॉक ऑन द मून 1999 में भूमिकाएं निभाई। साथ ही कैमरून क्रो की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ऑलमोस्ट फेमस 2000 में भी पैक्विन ने वयस्कता में प्रमुख भूमिकाएं निभाना जारी रखा। एक समेन फ्रेंचाइजी में दुष्ट का चित्रण किया। 2000 से 2006, 2014। उनकी अन्य फिल्म क्रेडिट में 25वें घंटे 2002, ट्रिक आर ट्रीट 2007, मार्गरेट 2011, द गुड डायनासोर 2015 और द आयरिशमैन 2019 शामिल है। उन्होंने एचबीओ वैम्पायर ड्रामा टेलीविजन सीरीज ट्रू ब्लड 2008 से 2014 में सूकी स्टैकहाउस की मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने 2009 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 7, अन्य प्रशंसाओं के अलावा पैक्विन को टेलीविजन फिल्म बरी माई हार्ट 8 वाउंडेड नी 2007। प्रारंभिक जीवन। पैक्विन का जन्म 24 जुलाई 1982, 8 को विन्निपेग, मैनिटोबा, कनाडा में हुआ था। 9, उनके पिता ब्रायन पैक्विन एक कनाडाई सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक है। 10, और उनकी मां मैरी 11, नी ब्रॉफी, वेलिंगटन से अंग्रेजी की न्यूजीलैंड 12, 13 शिक्षिका है। पैक्विन 3 बच्चों में सबसे छोटी है। उनके एक भाई और एक बहन है। 14, 15, 16, उनके पिता डच और फ्रांसीसी वंश के हैं। 17, 18, पैक्विन ने कहा है कि उनके सभी नाना नानी महान अकाल के कारण आयरलैंड से न्यूजीलैंड चले गए थे। 19, 1986 में परिवार वेलिंगटन में स्थानांतरित हो गया। 14, जहां पैक्विन ने राफेल हाउस रुडोल्फ स्टीनर स्कूल, 10 हट इंटरमीडिएट स्कूल, 20 और वेलिंगटन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की। 21, 22, जब वह 12 साल की थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया। 16,
16 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित होने के बाद 12 पैक्विन ने विंडवर्ड स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने 2000 में स्नातक किया। 23-24 पैक्विन ने 1 साल तक कोलंबिया कॉलेज में अध्ययन किया। 25 जहां वह कार्मन हॉल में रहती थीं। 26 और बाद में अपने अभिनय करियर को जारी रखने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 27 उनके पास दोहरी न्यूजीलैंड, 28 और कनाडाई नागरिकता है। 9-13 आजीविका। 25वें वार्षिक पहली टेलीविजन महोत्सव में पाक्विन, अप्रैल 2009। निर्देशक जेन कैंपियन न्यूजीलैंड में फिल्माए जाने वाले द पियानो में मुख्य भूमिका निभाने के लिए एक छोटी लड़की की तलाश कर रही थी और एक अखबार में खुले ऑडिशन की घोषणा करते हुए विज्ञापन चलाया गया था। पैक्विन की बहन ने विज्ञापन पढ़ा और एक दोस्त के साथ कोशिश करने चली गई। इसने पैक्विन को ऑडिशन के लिए प्रेरित किया। जब कैंपियन ने पैक्विन से मुलाकात की, जिसका अभिनय का एकमात्र अनुभव एक स्कूली नाटक में एक बदमाश के रूप में था, वह फ्लोरा के पिता के बारे में एक आलाप के 9 वर्षीय प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुई और उसे 5000 उम्मीदवारों में से चुना गया। 11 जब द पियानो 1993 में रिलीज हुई तो इसे आलोचकों ने सराहा, कई फिल्म समारोहों में पुरस्कार जीते और अंतःव्यापक दर्शकों के बीच एक लोकप्रिय फिल्म बन गई। फिल्म में पैक्विन के पहले प्रदर्शन ने उन्हें 11 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 1994 का अकादमी पुरस्कार दिलाया। पियानो को एक छोटी स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया था और यह व्यापक रूप से ज्ञात होने की उम्मीद नहीं थी, और पैक्विन और उनके परिवार ने अभिनय को जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी। 21 हालांकि उन्हें विलियम मॉरिस एजेंसी में आमंत्रित किया गया था और उन्हें नई भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलते रहे, उसने व्यवस्थित रूप से उन्हें अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह 1994 में फोन कंपनी MCI के लिए 3 विज्ञापनों में दिखाई दी। 29 बाद में उन्होंने अपने जन्म के शहर विनिपेग में मैनिटोबा टेलीकॉम सिस्टम्स के लिए कई टेलीविजन विज्ञापनों में काम किया। 30 वह 1994 में द मैग्निफिसेंट नोज नामक एक ऑडियोबुक में एक आवाज के रूप में भी दिखाई दी। 1996 में वह 2 फिल्मों में दिखाई दी। पहली भूमिका जेन आयरे में युवा जेन की थी। 31 किशोरावस्था में उन्होंने अन्य फिल्मों में भूमिकाएं निभाई, जिनमें ए वॉक ऑन द मून, फाइंडिंग फॉरेस्टर, अमिस्टेड, हर्लीबर्ली, शीज ऑल दैट और ऑलमोस्ट फेमस के साथ साथ कैसल इन द स्काई का अंग्रेजी डब भी शामिल था। पैक्विन ने 2000 में मार्वल कॉमिक्स की फिल्म एक्समैन में म्यूटेंट सुपरहीरो रॉग की भूमिका निभाई। 2003 में इसके सीक्वल X2 और 2006 में इसकी तीसरी किस्त एक्समैन द लास्ट स्टैंड। 2006 और 2007 के बीच उन्होंने ब्लू स्टेट में अभिनय किया और साथ ही कार्यकारी निर्मित भी की। यह फिल्म पैक्विन फिल्म्स द्वारा बनाई गई है, जो उनके और उनके भाई एंड्रयू द्वारा बनाई गई एक प्रोडक्शन कंपनी है। 32 नवंबर 2006 में उन्होंने फिल्म मार्गरेट पूरी की, जो 2011 में रिलीज हुई थी। उन्होंने HBO की टीवी के लिए बनी फिल्म बरी माई हार्ट 8 वाउंडेड नी में एलेन गुरेल की भूमिका निभाई। अभिनय के अलावा ब्रॉडी को एक संगीतकार और लेखक के रूप में भी जाना जाता है। उनका कहना है कि वह अपने खाली समय में पटकथाएं और गीत लिखते हैं। 28 2003 में उन्होंने लघु फिल्म होम सिक्योरिटी लिखी और उसका निर्माण किया। 29 2005 में ब्रॉडी ने नाथनियल कास्त्रो, ब्रेट हैरिसन और ब्रैड बेबिंस्की के साथ मिलकर लॉस एंजिल्स स्थित रॉक बैंड बिग जापान का गठन किया, जिसमें ब्रॉडी ड्रमर थे। 29 उनकी पहली रिलीज म्यूजिक फॉर डमीज 23 अगस्त 2005 को नाइट शिफ्ट रिकॉर्ड्स के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज की गई थी। 4 टुकड़े वाले इंडी बैंड ने 2005 से 2007 तक पब और त्योहारों जैसे द निटिंग फैक्ट्री, बैम्बूजल लिफ्ट, द रॉक्सी, स्पेसलैंड और द वाइपर रूम में गिग्स किए। 30-31 2007 में ब्रॉडी ने डैनी बिल्सन और पॉल डी मेयो के साथ मिलकर DC के वाइल्डस्टॉर्म कॉमिक्स के लिए रेड मेनस नामक कॉमिक बुक मिनी सीरीज लिखी। 32 सीमित श्रृंखला में 6 मुद्दे थे
और इसे एक ट्रेड पेपरबैक में एकत्र किया गया था। 2010 से ब्रॉडी ने प्रोजेक्ट बैंड द शॉर्टकोट्स में ड्रम बजाया है। उन्होंने अपना पहला ईपी दिस टाइम लास्ट ईयर 4 अक्टूबर 2011 को रिलीज किया। उनका गाना मॉर्निंग शिपवरेक, जिसे ब्रॉडी ने सह लिखा था, सिटकॉम बेन एंड केट और 2015 की फिल्म द मेडलर में दिखाया गया है। उद्धरण वांछित व्यक्तिगत जीवन। ब्रॉडी एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी है और गैरधार्मिक है। 33 उन्होंने खुद को एक नकली बुद्धिजीवी 34, 35, 36 के रूप में वर्णित किया है और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य है। वे स्विंग लेफ्ट सहित मतदान कार्रवाई अभियानों में शामिल हुए हैं। 37, 38 मार्च 2010 में ब्रॉडी ने वेस्टचेस्टर, न्यूयॉर्क में द ऑरेंजेस की फिल्मांकन के दौरान अभिनेत्री लीटन मेस्टर से मुलाकात की। 39, 40 नवंबर 2013 में उनकी सगाई हुई और 15 फरवरी 2014 को एक निजी समारोह में शादी हुई। 41, 42, 43 उनकी पहली संतान, एक बेटी, 2015 में पैदा हुई थी। 44, 2020 में उन्होंने खुलासा किया कि वे अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 45, एक बेटा जो उस वर्ष के अंत में पैदा हुआ था। 46, फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1999 हिंसा की यादृच्छिक घटनाएं विद्यार्थी। 2000 एक स्पेंसर के अनुसार मामूली सिपाही। अमेरिकन पाई 2 हाई स्कूल का लड़का अमूल्यांकित संस्करण। 2002 अंगूठी पुरुष किशोर 1 केलेन। 2003 पिसना डस्टिन नाइट। गृह सुरक्षा ग्रेग लघु फिल्म, लेखक और निर्माता भी। 29 लापता ब्रेंडन पैट्रिक काल्डेन। 2005 श्रीमान एवं श्रीमती स्मिथ बेंजामिन डेंज। धूम्रपान के लिए धन्यवाद जैक बीन। 2007 महिलाओं के देश में कार्टर वेब। हसमुख चेहरा स्टीव डीलर। 10 स्टीफन मोंटगोमरी। 2008 प्यार में मौत प्रतिभा एजेंट। 2009 जेनिफर का शरीर निकोलाई वुल्फ। 2010 पुलिस वाले बाहर बैरी मैंगोल्ड। रोमांटिक्स जेक। 2011 संकट में युवतियां चार्ली वाकर। संतरे टोबी वॉलिंग। चीक 4 डिप्टी होस। एडम जेरेड ब्रॉडी, जन्म 15 दिसंबर 1979, एक अमेरिकी अभिनेता है। फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला द ओसी 2003 से 2007 में सेठ कोहेन के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका थी। 2 ब्रॉडी मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ 2005, थैंक यू फॉर स्मोकिंग 2005, इन द लैंड ऑफ वीमेन 2007 और जेनिफर बॉडी 2009 सहित फिल्मों में दिखाई दिए। 2010 के दशक में ब्रॉडी ने सीकिंग ए फ्रेंड फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड 2012 और स्लीपिंग विद अदर पीपल 2015 सहित कॉमेडी में सहायक भूमिकाएं निभाई और लवलेस 2013 जैसी नाटकीय फिल्में की। वह इस दौरान कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई दिए। ब्रॉडी डीसी सुपरहीरो फिल्म शाजम 2019 और इसके सीक्वल शाजम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 2023 और थ्रिलर फिल्मों रेडी और नॉट 2019 और प्रॉमिसिंग यंग वुमन 2020 में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने मिस्ट्री फिल्म द किड डिटेक्टिव 2020 और हुलू मिनिसीरीज फ्लैशमैन इज इन ट्रबल 2022 में भी अभिनय किया। नेटफ्लिक्स रोमांटिक कॉमेडी सीरीज नोबडी वांट्स दिस 2024 में रब्बी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन। ब्रॉडी का जन्म सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में हुआ था। 3-4 वैलेरी जिल नीसीफमैन। 5 एक ग्राफिक कलाकार और मार्क एलन ब्रॉडी, एक वकील के यहाँ। 6 उनके छोटे जुड़वां भाई है, सीन और मैथ्यू, जन्म 1985। 7 उनके माता पिता, दोनों यहूदी, मूल रूप से डेट्रायट से है। ब्रॉडी ने एक बार मिज्वा समारोह किया था और यहूदी छुट्टियां मनाते हुए बड़े हुए थे। 8-9 ब्रॉडी उपनगरीय सैन डिएगो में पले बड़े,
जहां उन्होंने वांगेनहाइम मिडिल स्कूल और स्क्रिप्स रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की और खराब ग्रेड प्राप्त किए। 10. उन्होंने अपना ज्यादातर समय सर्फिंग में बिताया। 11. उन्होंने स्वीकार किया कि वे काफी हद तक समुद्र तट पर रहते थे। 10. ब्रॉडी ने 1 साल के लिए मिराकोस्टा कॉलेज में सामुदायिक कॉलेज में भाग लिया। 19 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। फिर वह अभिनेता बनने के लिए हॉलीवुड चले गए। 2. अभिनय कैरियर। ब्रॉडी 2005 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 साल के प्रशिक्षण और ऑडिशन के बाद ब्रॉडी को टेलीविजन फिल्म ग्रोइंग अप ब्रैडी 2000 में बैरी विलियम्स की भूमिका मिली और वह कनाडाई कॉमेडी सीरीज द सॉसेज फैक्ट्री में दिखाई दिए। 2001 में अमेरिकन पाई 2 में उनकी एक छोटी भूमिका थी। 12. ब्रॉडी की पहली प्रमुख टेलीविजन भूमिका 2002 में आई, जब उन्हें कॉमेडी ड्रामा सीरीज गिलमोर गर्ल्स के तीसरे सीजन में डेव रयाल्स्की, लेन के बैंडमेट और प्रेम रुचि के रूप में एक आवर्ती भूमिका में लिया गया था। उद्धरण वांछित। 2003 में ब्रॉडी फिल्म ग्राइंड और डोनास के टू बैड अबाउट योर गर्ल के म्यूजिक वीडियो में दिखाई दिए। उस वर्ष उन्हें टीन ड्रामा सीरीज द ओसी में सेठ कोहेन के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका में लिया गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर चरित्र के कुछ हास्य संवादों में सुधार किया। 11. भूमिका ने उन्हें एक टीन आइडल में बदल दिया। इस किरदार को लॉस एंजल्स टाइम्स ने टीवी का सबसे सेक्सी गीक 11 और टाइम ने अनपोलोजेटिक नर्डनेस के स्क्रीन व्यक्तित्व को पुनर्परिभाषित करने वाला बताया। 2. ब्रॉडी एले गर्ल के कवर पर आने वाले पहले पुरुष थे। 2. 13. 2005 में ब्रॉडी ने मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ फिल्म में सहायक भूमिका निभाई और थैंक यू फॉर स्मोकिंग 2006 के फिल्म रूपांतरण में हॉलीवुड स्टूडियो सहायक की भूमिका निभाई। 11. उनकी अगली फिल्म भूमिका रोमांटिक कॉमेडी इन द लैंड ऑफ वीमेन 2007 में थी, एक लेखक के रूप में जो अपनी बीमार दादी की देखभाल करने के लिए अपनी मां के मिशिगन गृहनगर लौटता है। उन्हें इस भाग के लिए ऑडिशन नहीं देना पड़ा, लेकिन द ओसी के दूसरे सीजन के साथ शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण वे फिल्म में दिखाई देने में लगभग असमर्थ थे। फिल्म के निर्देशक ने फिल्मांकन को 8 महीने पीछे धकेल दिया क्योंकि वह ब्रॉडी को अभिनय करना चाहते थे। 11. 13. ओसी ने 4 सीजन के बाद 2007 में अपना दौर समाप्त कर दिया। ब्रॉडी ने कहा था कि वह शो के रद्द होने से दुखी नहीं थे। 13. द ओसी के खत्म होने के बाद ब्रॉडी ने पूर्णकालिक फिल्मी करियर की ओर रुख किया। 11. 2007 में वे स्माइली फेस और द 10 फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में नजर आए। 11. 2009 में उन्होंने बोअज याकिन के ड्रामा डेथ इन लव और डियाब्लो कोडी की हॉरर फिल्म जेनिफर्स बॉडी में अभिनय किया। 2010 में वे केविन स्मिथ की फिल्म कॉप आउट और फिर द रोमांटिक्स में नजर आए। जुलाई 2010 में यह घोषणा की गई कि उन्होंने स्क्रीम 4 में डिटेक्टिव होस की भूमिका निभाई है। 14. जिसे अप्रैल 2011 में रिलीज किया गया था। 2011 में उन्होंने एमटीवी की एनिमेटेड सीरीज गुड वाइब्स में वूडी की आवाज दी। 15 और द ऑरेंजेस में नजर आए। 16 जनवरी 2012 में यह घोषणा की गई कि ब्रॉडी 1970 के दशक के उत्तरार्ध की पोर्न स्टार लिंडा लवलेस की बायोपिक लवलेस के कलाकारों में शामिल हो गए हैं, जिसका निर्देशन रॉब एपस्टीन और जेफरी फ्रीडमैन ने किया है। ब्रॉडी ने हैरी रीम्स का किरदार निभाया था। 17 उन्होंने सम गर्ल में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2013 एसएक्सएसडब्ल्यू फेस्टिवल में हुआ था। 18 वे लाइफ पार्टनर्स 2014 में दिखाई दिए। 19 2015 में वे स्लीपिंग विद अदर पीपल में दिखाई दिए और डायरेक्ट टीवी के सिटकॉम बिली एंड बिली में बिली जोन्स के रूप में अभिनय किया। 20, 21, 22 2016 में ब्रॉडी ने सोनी क्रैकल की ड्रामा सीरीज स्टार्टअप में अभिनय किया। 23 उन्होंने सुपरहीरो फिल्म शाजम में जैक डायलन ग्रेजर के चरित्र के पुराने संस्करण को निभाया। 24 और फॉक्स सर्चलाइट के लिए मैट बेटिनेलियोल्पिन और टाइलर गिल्लेट द्वारा निर्देशित थ्रिलर रेडी और नॉट में अभिनय किया। 25 फिल्में क्रमशः अप्रैल
और अगस्त 2019 में रिलीज हुई, दोनों को सकारात्मक समीक्षा मिली। ब्रॉडी फरवरी 2019 से शुरू होने वाले 8 भाग के ड्रामा कर्फ्यू में मैक्स लार्सेन के रूप में भी दिखाई दिए हैं। 2024 में उन्होंने नेटफ्लिक्स के नोबडी वांट्स दिस के पहले सीजन में रब्बी नोआ रोक्लोव के रूप में सह अभिनय किया। अन्य कार्य यह भी देखे, बिग जापान। वुड ने 2001 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग में फ्रोडो बैगिंस की भूमिका निभाई, जो जेआरआर टोल्किन के मल्टीवॉल्यूम उपन्यास के पीटर जैक्सन के अनुकूलन की पहली किस्त थी। वुड पुस्तक श्रृंखला के प्रशंसक थे और उन्होंने फ्रोडो के रूप में तैयार खुद का एक ऑडिशन टेप भेजा, जिसमें वे उपन्यास से लाइने पर रहे थे। 25 उन्हें ऑडिशन देने वाले 150 अभिनेताओं में से चुना गया था। 26 वुड पहले अभिनेता थे जिन्हें कास्ट किया गया था। 27 इसने वुड को सितारों से भरी कास्ट के साथ शीर्ष बिलिंग दी। 28 29 30 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी को न्यूजीलैंड में फिल्माया गया था। मुख्य फोटोग्राफी में 1 साल से अधिक समय लगा और अगले 4 वर्षों तक सालाना पिकअप शूटिंग जारी रही। 31 उन्हें फिल्मांकन के दौरान पहने जाने वाले कृत्रिम हॉबिट पैर की एक जोड़ी भी दी गई थी। 24 2002 में वुड ने द एडवेंचर्स ऑफ टॉम थंब एंड थंबेलिना की डीटीवी रिलीज के लिए अपनी आवाज दी। उस वर्ष बाद में पीटर जैक्सन की त्रयी का दूसरा भाग रिलीज किया गया, जिसका शीर्षक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द टू टावर्स था। 2003 में वुड ने डीटीवी फिल्म ऑल आई वांट में अभिनय किया और स्पाई किड्स 3D गेम ओवर में द गाय के रूप में कैमियो किया। रिंग्स त्रयी का समापन अध्याय, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग उसी वर्ष दिसंबर में रिलीज किया गया था। 33-2004 वर्तमान फरवरी 2006 में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सफलता के बाद वुड की पहली भूमिका इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड 2004 में थी, जिसमें उन्होंने पैट्रिक की भूमिका निभाई थी, जो एक बेईमान लैब तकनीशियन है जो केट विंसलेट का पीछा करता है। फिल्म को 2005 में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने रॉबर्ट रोड्रिग्ज की फ्रैंक मिलर की कॉमिक बुक सीरीज सिन सिटी 2005 के रूपांतरण में मूक सीरियल किलर केविन की भूमिका निभाई। भूमिका के लिए वुड के ऑडिशन में केवल एक फिल्म कैमरे को घूरना शामिल था, जबकि ग्राफिक उपन्यास के अंश पढ़े जा रहे थे। 34-12 मई 2005 को वुड ने एक्सबॉक्स 360 वीडियो गेम कंसोल के लॉन्च के लिए एमटीवी प्रेजेंट्स द नेक्स्ट जेनरेशन एक्सबॉक्स रिवील्ड की मेजबानी की। 35 एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड 2005 में वुड ने एक युवा यहूदी अमेरिकी व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने दादा को बचाने वाली महिला को खोजने की तलाश में था। यह जोनाथन सफर्न फॉयर के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। ग्रीन स्ट्रीट 2005 में उन्होंने एक अमेरिकी कॉलेज के छात्र की भूमिका निभाई, जो एक हिंसक ब्रिटिश फुटबॉल फिल्म में शामिल हो जाता है। दोनों की सीमित रिलीज हुई, लेकिन समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हुई। 36-37 वुड ने पेरिस में एक छोटा सा हिस्सा शूट किया, जेताई में 2006, जिसमें 18 5 मिनट के खंड शामिल है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग निर्देशक ने निर्देशित किया है। वुड के खंड, जिसे क्वार्टियर डे ला मेडेलीन कहा जाता है, का निर्देशन विंसेंजो नटाली ने किया था। यह फिल्म कान फिल्म महोत्सव और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई गई। 38 जॉर्ज मिलर की एनिमेटेड म्यूजिकल हैप्पी फीट 2006 में वुड ने मम्बल की आवाज दी, जो एक पेंगुइन है जो टैप डांस तो कर सकता है लेकिन गा नहीं सकता। 39 हैप्पी फीट ने दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार दोनों प्राप्त किए। वुड ने फिल्म के सीक्वल हैप्पी फीट 2 2011 के लिए अपनी भूमिका दोहराई। 40 2011 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। इसके अलावा 2006 में
वे एमिलियो एस्टेवेज के नाटक बॉबी के कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थे, जो 5 जून 1968 को अमेरिकी सीनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी की शूटिंग से पहले के घंटों का एक काल्पनिक विवरण था। फिल्म में वुड वियतनाम युद्ध के लिए भर्ती होने से बचने के लिए लिंडसे लोहान के चरित्र से शादी करता है। 41 बॉबी को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में दिखाया गया। वुड ने अपने सहकलाकारों के साथ मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। 42 उस वर्ष के अंत में वुड ने डिस्कवरी किड्स के लिए टेलीविजन विशेष सेविंग ए स्पीशीज द ग्रेट पेंगुइन रेस्क्यू की मेजबानी की। 43 उन्हें बच्चों के प्रोग्रामिंग में उत्कृष्ट कलाकार के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 44 उसी वर्ष यह घोषणा की गई कि वुड गायक इग्गी पॉप के बारे में एक जीवनी फिल्म द पैसेंजर में अभिनय करने के लिए तैयार थे। 45 हालांकि विकास में वर्षों के बाद भी परियोजना सफल नहीं हो पाई। 46 वुड ने वीडियो गेम के लिए वॉइस ओवर प्रदान किए हैं, जिसमें द लीजेंड ऑफ स्पाइरो गेम ट्रायलॉजी 2006 से 2008 में स्पाइरो द ड्रैगन की आवाज शामिल है। 47 साथ ही हैप्पी फीट 2006 से 2011 के गेम संस्करण में मंबल को फिर से प्रस्तुत करना। 48 4 जनवरी 2007 को वुड 13वें वार्षिक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए नामांकितों की घोषणा करने के लिए एक लाइव टेलीकास्ट में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड के अध्यक्ष एलन रोसेनबर्ग के साथ शामिल हुए। 49 उस वर्ष बाद में उन्होंने डे जीरो में अभिनय किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भर्ती के बारे में एक नाटक था, जिसका ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में पहला प्रदर्शन हुआ था। 50 ऑक्सफोर्ड मर्डर्स 2008 में गिलर्मो मार्टिनेज के इसी नाम के उपन्यास का एक फिल्मी रूपांतरण। वुड ने एक स्नातक छात्र की भूमिका निभाई, जो ऑक्सफोर्ड में विचित्र गणितीय रूप से आधारित हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है। 51 अगले वर्ष उन्होंने एनिमेटेड फीचर फिल्म 9 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे टिम बर्टन ने निर्मित किया था। 52 एलिजा जॉर्डन वुड, जन्म 28 जनवरी 1981, एक अमेरिकी अभिनेता और निर्माता है। वुड ने 8 साल की उम्र में बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 1989 में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और एवलॉन 1990 और द गुड सन 1993 जैसी कई भूमिकाओं के साथ एक बाल कलाकार के रूप में पहचान हासिल की। एक किशोर के रूप में उन्होंने 1990 के दशक में नॉर्थ 1994, द वॉर 1994, फ्लिपर 1996, द आइस स्टॉर्म 1997 और डीप इम्पैक्ट 1998 सहित कई फिल्मों में अभिनय किया। वुड ने 2000 के दशक की शुरुआत में पीटर जैक्सन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म 3 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सफलता के बाद वुड बाद में कई फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड 2004, पेरिस, जे टाइम 2006 और आई डोंट फील एट होम इन दिस वर्ल्ड एनी मोर 2017 शामिल है। वुड की आवाज वाली भूमिकाओं में हैप्पी फीट फिल्म फ्रेंचाइज 2006 से 2011 में मंबल, 2009 में मुख्य नायक, लीजेंड ऑफ स्पाइरो वीडियो गेम ट्रायोलॉजी 2006 से 2008 में स्पाइरो द ड्रैगन, डिज्नी एक्सरी के ट्रॉन, अपराइजिंग 2012 से 2013 में बेक, रेड बनाम ब्लू के सीजन 10 में सिग्मा और कार्टून नेटवर्क मिनी सीरीज ओवर द गार्डन वॉल 2014 में विर्ट शामिल है। उन्होंने एफएक्स डार्क कॉमेडी सीरीज विल्फ्रेड 2011 से 2014 में रयान न्यूमैन की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटेलाइट अवार्ड नामांकन मिला, और बीबीसी अमेरिका सीरीज डर्क जेंटली होलिस्टिक डिटेक्टिव एजेंसी 2016 से 2017 में टॉड ब्रॉड्समैन की भूमिका निभाई। वुड ने 2005 में रिकॉर्ड लेबल सिमियन रिकॉर्ड्स की स्थापना की, जिसे 2015 में भंग कर दिया गया। उन्होंने 2007 में द एपल्स इन स्टीरियो के लिए संगीत वीडियो एनर्जी का निर्देशन किया। 2010 में वुड ने हॉरर फिल्मों के लिए एक फिल्म निर्माण कंपनी द वुडशेड की सहस्थापना की, जिसका नाम 2013 में स्पेक्ट्रेविजन रखा गया। वुड एक डिस्क जॉकी है
और उन्होंने अपने दोस्त जैक कोवी के साथ डुओ वुडन विजडम के रूप में विश्व स्तर पर दौरा किया है। प्रारंभिक जीवन। वुड का जन्म 28 जनवरी 1981 को आयोवा के सीडर रैपिड्स में हुआ था। एक उनके पिता डेबी, नीक्रॉस और वारेन वुड थे, जो साथ में एक डेलिकेटसन का संचालन करते थे। 2. वह अंग्रेजी, डेनिश, 3 आयरिश और जर्मन वंश का है और उसका पालन पोषण कैथोलिक हुआ। 4, 5, 6 उसका एक बड़ा भाई जकरिया, 7 और एक छोटी बहन है जिसका नाम हन्ना है। 7 साल की उम्र में वुड ने अपने गृहनगर में मॉडलिंग और पियानो सबक लेना शुरू कर दिया। 8, 9 प्राथमिक विद्यालय में वह द साउंड ऑफ म्यूजिक में दिखाई दिए और द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज में शीर्षक चरित्र निभाया। उन्होंने सी हाउ दे रन के निर्माण में एक गायक के रूप में काम किया। जब वह 15 वर्ष के थे तब उनका तलाक हो गया। 10. आजीविका। 1988 से 1999 प्रारंभिक कार्य। वुड ने मॉडलिंग की और स्थानीय विज्ञापनों में दिखाई दिए। उनकी पहली उपस्थिति डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित पाउला अब्दुल की फॉरएवर योर गर्ल के संगीत वीडियो में थी। इसके बाद टीवी के लिए बनी फिल्म चाइल्ड इन द नाइट में एक महत्वपूर्ण भूमिका और बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जो भविष्य के 2015 के एक लड़के के रूप में थी जो मार्टी मैकफ्लाई, माइकल जे फॉक्स को आर्केड गेम खेलने के लिए चाहता है, क्योंकि आपको अपने हाथों का उपयोग करना होगा। 11. 9 वर्षीय वुड ने किंडरगार्टन कॉप में एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन निर्देशक इवान रीटमैन ने कहा कि उनका प्रदर्शन विश्वसनीय नहीं था, जिसके बारे में वुड ने बाद में कहा कि 9 साल के बच्चे से यह कहना कठोर बात थी। 12. एवलॉन में एडन क्विन के बेटे की भूमिका निभाकर वुड ने पेशेवर ध्यान आकर्षित किया। फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसे 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। 13. रिचर्ड गेरे की इंटरनल अफेयर्स में एक छोटी सी भूमिका के बाद पैराडाइज 1991 में एक लड़के की भूमिका निभाई जो अलग हो चुके जोड़े मेलानी ग्रिफिथ और डॉन जॉनसन को फिर से साथ लाता है। 1992 में वुड ने फॉरएवर यंग में मेल गिब्सन और जेमी ली कर्टिस के साथ सहाभिनय किया। 14. और रेडियो फ्लायर में जोसेफ माजेलो के साथ। 15. 1993 में वुड ने मार्क ट्वेन के उपन्यास द एडवेंचर्स ऑफ हक फिन के डिज्नी रूपांतरण में शीर्षक चरित्र निभाया और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द गुड सन में मैकाले कल्किन के साथ सहाभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने केविन कॉस्टनर के साथ द वॉर में अभिनय किया। हालांकि फिल्म को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन वुड के प्रदर्शन ने प्रशंसा अर्जित की। 16. 17. रोजर एबर्ट की फिल्म की समीक्षा ने वुड की बहुत प्रशंसा की, जिसमें कहा गया कि वुड हॉलीवुड के इतिहास में अपने आयु वर्ग में सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में उभरे हैं, मेरा मानना है। 18. रॉबर्ट रीनर की फिल्म नॉर्थ 1994 में ब्रूस विलिस के साथ वुड की शीर्षक भूमिका के बाद लेज, वेवी आलू चिप्स, डैन क्वेले के साथ के लिए एक सुपर बाउल विज्ञापन किया गया था। 1995 में वुड द क्रैनबेरीज के रिडिकुलस थॉट्स के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 20 फ्लिपर में मुख्य भूमिका निभाई और एंग ली की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित द आइस स्टॉर्म में सहअभिनय किया। 21. 1996 में उन्होंने होमिसाइड लाइफ ऑन द स्ट्रीट में द ट्रू टेस्ट नामक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 1997 में वुड ने रिचर्ड ड्रेफस के साथ ओलिवर ट्विस्ट के टीवी के लिए बने रूपांतरण में जैक द आर्टफुल डोजर डॉकिंस की भूमिका निभाई। 22. अगले वर्ष उन्होंने साइंस फिक्शन आपदा फिल्म डीप इम्पैक्ट में एक प्रमुख भूमिका निभाई और रॉबर्ट रोड्रिगेज द्वारा निर्देशित द फैकल्टी में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1999 में वुड ने जेम्स टोबैक की ब्लैक एंड व्हाइट में एक उपनगरीय श्वेत किशोर की भूमिका निभाई जो हिप हॉप लिंगो को प्रभावित करता है, और चेन ऑफ फूल्स में एक जूनियर हिटमैन की भूमिका निभाई। 23. 1999 से 2003 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स।
दोस्तों पिछला जो पार्ट रहा था वो 12 अक्टूबर 2022 को सीधा OTT पर एक तरह से रिलीज़ किया गया था और वहाँ पर भी इसे लगभग मैं आपको बता दूँ 60 मिलियन नेटफ्लिक्स फैमिली ने इसे पसंद किया था। साथ ही साथ इसे एक तरह से जो रनिंग लेंथ है वो 81 मिनट इसकी रनिंग लेंथ थी, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। बाकी मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।